कौशलात्मक ज्ञान के प्रकार लिखिए। कौशलात्मक ज्ञान के निम्नलिखित प्रकार हैं: सूचनाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, आत्मज्ञान या स्थिर ज्ञान, धार्मिक ज्ञान। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ ले अगर तो बना के थोड़ा सा लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। स्कूल को ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को कितने भागों में वर्णित किया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को कितने भागों में वर्णित किया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। पहला परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखने का ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चौथा विद्यालय व कक्षा का वातावरण, पांचवा व्यवहारगत सुधार। 14वां है पाठ्यक्रम निर्माण के चरणों को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं: समुदाय, समाज की आवश्यकताएं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, शिक्षार्थियों की रुचियां, शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्य, संगठन के पास उपलब्ध साधन, जीवन दर्शन और लोगों की शिक्षा। बच्चे के आकलन हेतु कौन कौन से तरीके प्रयोग में लाए जा सकते हैं? आकलन हेतु निम्नलिखित तरीकों को उपयोग में लाया जाता है: लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण। लिखित परीक्षा में कौन कौन से परीक्षणों को शामिल किया जाता है? लिखित परीक्षा में निम्नलिखित परीक्षणों को शामिल किया जाता है: निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। शिक्षण विधि का व्यापक अर्थ से क्या आशय है? शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। प्रमुख शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। प्रमुख शिक्षण विधियों के नाम निम्नांकित हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है: डाल्टन विधि, प्रयोजना विधि, योजना विधि, मॉन्टेसरी विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि द्वारा शिक्षण, वेनेटिका विधि, विश्लेषण विधि, उदाहरण विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, वर्णन विधि, विवरण विधि, स्पष्टीकरण विधि। बच्चे में ज्ञान का सृजन कैसे होता है? गतिविधि द्वारा ज्ञान अर्जन कैसे होता है? ज्ञान बालक में अंदर निहित होता है। शिक्षक शिक्षा के द्वारा उसके अंदर निहित ज्ञान को स्वरूप प्रदान करके उसका सृजन करता है। इसके लिए बालक से विभिन्न गतिविधियों एवं परियोजना कार्य करवाए जाते हैं, जिससे वह मनोवैज्ञानिक आधार पर ज्ञानात्मक व सृजनात्मक शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास कर पाता है। ज्ञानात्मक स्वरूप से बच्चे में ज्ञान सृजन कैसे होता है? ज्ञान बालक के बौद्धिक विकास पर निर्भर होता है। बालक में बुद्धि का लगभग पूरा विकास उसकी 9 वर्ष की आयु तक हो जाता है। विभिन्न गतिविधियों एवं अपने आसपास के परिवेश से स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक में ज्ञानात्मक सृजन होता है। समझ की अवधारणा को समझाइए। बालक में जो भी ज्ञान निहित है या जो उसकी बुद्धि विकास के आधार पर उसकी अवस्था में मान्य है, जिससे उसे उसमें आसपास की जानकारी तथा समझ विकसित होती है, समझ से उसमें कार्य करने के लिए सूझ पैदा होती है। बच्चों का विकास एवं पाठ संबंधी अनुभव के संयोजन को समझाइए। बच्चों का सर्वांगीण विकास उनके ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास को कहते हैं। विकास होने पर उनको पढ़ाए जाने वाले पाठ से समझ भावों का सृजन होता है और वो पाठ का अपने अनुभव के आधार पर क्रिया करते हैं और सीखते हैं, जो उनके विकास और पाठ्येतर अनुभव का संयोजन करने में समर्थ होते हैं। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के स्रोत बताइए। ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए।
ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। ज्ञान प्राप्ति के 4 मौलिक स्रोत हैं। पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है साक्ष्य, तीसरा है तर्क बुद्धि, चौथा है अंतः प्रज्ञा। इंद्रिय अनुभव, मनुष्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के संपर्क में आता है। जब कोई वस्तु हमारे संपर्क में आती है तो वह संवेदना उत्पन्न करती है। प्रत्यक्षीकरण चेतन मन में अवधारणाएं उत्पन्न करते हैं। इंद्रिय अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को अनुभववादी, तार्किक, प्रत्यक्षवादी, यथार्थवादी तथा विज्ञानवादी मुख्य स्रोत मानते हैं। साक्ष्य, जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यताएं देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य दूसरे के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। तर्क बुद्धि, तर्क एक मानसिक प्रक्रिया है। हमारा बहुत कुछ ज्ञान तर्क पर आधारित होता है। तर्क अनुभव पर कार्य करता है और उसे ज्ञान में परिवर्तित करता जाता है। अंतः प्रज्ञा, यह भी ज्ञान का एक प्रधान स्रोत है। अंतः प्रज्ञा से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने में पा जाना। इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। ज्ञान के विकास पर प्रकाश डालिए। मनुष्य का ज्ञान सदैव से अपूर्ण रहा है। उसे ना तो अपने विषय में और ना अपने परिवेश एवं संसार के विषय में कभी पूरा ज्ञान रहा है। अतः अनेक घटनाएं, व्यवहार एवं परिवर्तन जो उसके चारों ओर घटते हैं उसे आश्चर्यजनक लगते हैं। उसमें उन्हें अच्छी तरह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इन प्रयासों के फलस्वरूप नया ज्ञान उपलब्ध होता है। यह ज्ञान भी पूर्णता इति नहीं होता, उससे और जिज्ञासाएं और प्रश्न एवं समस्याएं उभर कर आती हैं। अतः मानव पुनः उन्हें जानने समझने का प्रयास करता है। अनुसंधान की क्रिया और आगे बढ़ती है। इस प्रकार शोध एवं अध्ययन की यह क्रिया निरंतर चलती है तथा ज्ञान का सतत विकास होता रहता है। ज्ञान विकास के प्रायः 2 रूप हैं। एक पूर्णतः नए ज्ञान का जन्म तथा दूसरा पूर्व ज्ञान अथवा वर्तमान ज्ञान में परिवर्तन, परिवर्धन आदि। अनुसंधान दोनों ही परिस्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो ज्ञान पहले से उपलब्ध है वह समस्त परिस्थितियों में अथवा सदैव ही सत्य नहीं होता। अनुसंधान ज्ञान का स्रोत है, वह नए ज्ञान को जन्म देता है। चाणक्य के अनुसार अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमेम्बुमध्यात्। इसका अर्थ है विद्याएं भी बहुसंख्यक हैं, समय कम है, बाधाएं अनेक हैं। अतएव हंस जिस प्रकार पानी में मिले दूध को अलग करके ग्रहण करता है उसी प्रकार जो सारूप हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। पाठ्यचर्या से आपका क्या तात्पर्य है? पाठ्यचर्या चयन के विषय में विचार लिखिए। पाठ्यचर्या की संकल्पना 1950 के दशक पर पाठ्यचर्या की संकल्पना ने 1950 के दशक पर जोर पकड़ा तथा 1960 व 70 के दशकों में पाठ्यचर्या की संकल्पना, व्याप्ति तथा अभिलक्षणों को स्पष्ट करने वाली परिभाषाओं का विकास हुआ। टाबा 1962 ने पाठ्यचर्या को अधिगम की आयोजना के रूप में परिभाषित किया तथा गुड 1973 ने कहा कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु को व्यापक समग्र योजना या अनुदेश की विशिष्ट सामग्री है जो विद्यालय द्वारा विद्यार्थी को प्रमाणन के योग्य बनाने हेतु प्रस्तुत की जाती है। आगामी दशकों में भी पाठ्यचर्या की संकल्पना के संदर्भ में अनेक नए विचार सामने आए। मौखिक परीक्षा, अभिव्यक्ति, विकास, चिंतन, तर्क, योग्यता और समस्या समाधान के विकास, ज्ञान प्राप्ति के आकलन, छात्रों को समझने, व्यक्तिगत भिन्नताएं मालूम करने एवं आत्मविश्वास का मूल्यांकन करने में उपयोगी हैं। मौखिक प्रश्न कक्षा के अधिगम उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए पूछे जाते हैं। मौखिक प्रश्न निर्देशात्मक। अगला प्रश्न है, ज्ञान की परिभाषा दीजिए। ज्ञान के उद्देश्य का क्या अर्थ है? इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान का स्वरूप बताइए। ज्ञान की अवधारणा लिखिए।
ज्ञान बहुत से तथ्यों, स्वयं सिद्धियों, सिद्धांतों, संबंधों, मान्यताओं एवं प्रक्रियाओं का संकलन है, जिनकी जानकारी से मनुष्य अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को शांत करता है, जिनकी जानकारी उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। किंतु जो कुछ भी मनुष्य के ज्ञान को प्रभावित करे वह सब ज्ञान नहीं है। कभी कभार मनुष्य अंधविश्वासों के आधार पर व्यवहार करता है, परंतु उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें अंतर व्यक्ति स्थायित्व होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति ज्ञान को जिस प्रकार जानता है दूसरे लोग वैसे ही जाने। ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण किया जा सके और उसे सत्यापित किया जा सके। ज्ञान में किसी घटना को स्पष्ट करने या उसे पूर्व घोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान किसी भी वस्तु के संबंध में जानकारी नहीं है, वह वस्तु कुछ भी हो सकती है। ज्ञान का उद्देश्य किसी वस्तु के संबंध में जैसी है वैसी ही उसकी जानकारी होना है। हमारी इस बात की चिंता कि हम ठीक से जान जाएं कि यह वस्तु यथार्थ में वैसी ही है जैसा उसका ज्ञान जाहिर करता है। किसी वस्तु के संबंध में जब हम यह कहते हैं हमें उसकी जानकारी है, तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहली बात तो यह निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए। इस प्रकार नक्कू बचवाल नक्कू छिहा नहीं हटो, छोड़ो। चिप्स नहीं है। देख मोटर चल रही, पानी जा जा, मोटर पानी जा आए। जा, मोटर चल रही, पानी जा जा जा, पानी आ गया, पानी आ गया। पूरा। ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है, वह वस्तु कुछ भी हो सकती है। ज्ञान का उद्देश्य किसी भी वस्तु के संबंध में जैसी है वह वैसी ही उसकी जानकारी होना है। हमारी इस बात की चिंता कि हम ठीक से जान जाएं कि यह वस्तुतः यथार्थ में यह वस्तु यथार्थ में वैसी ही है जैसा उसका ज्ञान जाहिर होता है। हम ठीक से जान जाएं कि यह वस्तु यथार्थ में वैसी ही है जैसा उसका ज्ञान जाहिर करता है। किसी वस्तु के संबंध में जब हम यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है, तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहली बात तो यह निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं: सत्यता में विश्वास तथा सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। ज्ञान के समर्थक। सुकरात। जिस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय कोई नहीं हो सकता। फेराट। ज्ञान समझदारी के साथ विवेक है, व्यवस्था के साथ शक्ति है। हर्वर्ट। ज्ञान चरित्र एवं व्यक्तित्व विचारों द्वारा ही विकसित होता है। शिक्षा के उद्देश्य पक्ष के तर्क में। ज्ञान मनुष्य को अनुशासन सिखाता है। ज्ञान संस्कृति तथा सभ्यता के विकास में सहायक है। ज्ञान जीविका का आधार बनता है। ज्ञान से मनुष्य आत्म पहचान प्राप्त करता है। ज्ञान शिक्षा ज्ञान के उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान व्यक्ति को कभी कभी घमंडी भी बना देता है। ज्ञान के द्वारा ही मानव साहसी नहीं बन सकता। ज्ञान शिक्षक को प्रमुख तथा क्षेत्रों को गौण स्थान देता है। ज्ञान अर्जन या अधिग्रहण से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। ज्ञान अर्जन या अधिग्रहण। प्राचीन काल में
ज्ञान अर्जन या अधिग्रहण। प्राचीन भारत में ज्ञान के संचय पर इतना बल दिया गया है कि गुरु शिष्यों को श्लोक रटा देते थे। आज भी प्राचीन तरीकों की पाठशालाओं में किताबों से रटकर ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाता है। यह वास्तव में ज्ञान के अर्जन प्राप्त करने का संकुचित अर्थ है। वह ज्ञान व्यर्थ है जिसका उपयोग वास्तविक जीवन में नहीं हो सकता। राधा कृष्णन के अनुसार ज्ञान मात्र सूचना नहीं है और न ही विद्वता है। यह मात्र आलोचना भी नहीं है, यह अपने गहन रूप में शिक्षा है। विवेक के अभाव में ज्ञान व्यर्थ है। सुकरात के अनुसार जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। हुमायूं कबीर के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना निजी और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। जब हम शिक्षण देते हैं तो ज्ञान प्रदान करते हैं, इसी कारण हमें ज्ञान का स्वरूप जानना आवश्यक है। पाठ्यक्रम का चयन तथा शिक्षण विधि इस पर निर्भर है कि ज्ञान किन स्रोतों से प्राप्त होता है और किस प्रकार यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा किस प्रकार ज्ञान प्रदान किया जा सके। ज्ञान को प्राप्त करने के उपकरण विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया के संबंध में समझ प्रदान कर रहा है। ज्ञान अर्जन करने के उद्देश्य निम्नलिखित है। ज्ञान अर्जन से मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जीवन की व्यवहारिकता ज्ञान से जुड़ी रहती है। ज्ञान अर्जन से अंधविश्वास से दूर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। मनुष्य की कार्यकुशलता तथा तत्परता बढ़ती है। ज्ञान हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाता है। ज्ञान सत्य असत्य को परखने में सहायक होता है। ज्ञान मनुष्य के प्रगति का आधार है तथा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास भी करता है। ज्ञान मनुष्य को साधन संपन्न बनाता है और उसकी शक्ति और आनंद के द्वार खोलता है। ज्ञान अर्जन की कौन कौन सी विधियां संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ज्ञान अर्जन की कौन कौन सी विधियां हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मनुष्य जैसे जैसे प्रगति के पथ पर बढ़ता गया उसने ज्ञान प्राप्त करने की नवीन विधियां खोजी। बहुधा वह अपनी समस्या का समाधान प्रयास व मूल के सिद्धांत से करता है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां: सत्ता, व्यक्तिक अनुभव, निगमन विधि, आगमन विधि, वैज्ञानिक विधि। सत्ता। मानव सभ्यता में आदिकाल से मनुष्य किसी न किसी व्यक्ति से किसी ज्ञान के लिए आस्था रखता आ रहा है। अपनी समस्या के समाधान के लिए वह उसके पास जाता है और उसकी सलाह के अनुसार काम करता है। आज का व्यक्ति भी विशेषज्ञ की सलाह से काम करता है या उसकी राय को ही ज्ञान समझता है। किसी विषय का विशेषज्ञ उस विषय का जन साधारण से अधिक ज्ञान रखता है, अतः उसकी राय मान्य होनी चाहिए। समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है कि उनकी राय मानी जाए। व्यक्तिक अनुभव। ज्ञान का दूसरा प्रबल स्रोत व्यक्तिक अनुभव है। अपने अनुभव के आधार पर व्यक्ति प्रायः अपनी समस्याओं का समाधान करता है। भेड़ बकरी चराने वाले ही जानते हैं कि भेड़ बकरियों को किस प्रकार की झाड़ियों के पत्तियों को खिलाना चाहिए। हम बहुधा अपने अनुभवों के आधार पर ही किसी व्यक्ति या घटना के विषय में अपनी राय बना लेते हैं और फिर उसी के अनुसार आचरण करते हैं। निगमन विधि। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के समय से लेकर बेकन के समय तक निगमन विधि ज्ञान की जननी थी। तर्कवादी दार्शनिक जिनकी प्रतिभा अंतर्मुखी अधिक और बहिर्मुखी कम थी और जो कमरे की वस्तुओं को भी बंद आंखें करके देखना ही अधिक पसंद करते थे, किसी मौलिक सत्य से प्रारंभ करके विशिष्ट उदाहरण द्वारा निष्कर्ष निकालते थे। इस विधि की दूसरी दुर्बलता यह है कि इसमें पूर्व ज्ञान से केवल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नवीन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। आगमन विधि। निगमन विधि से निकाले गए निष्कर्ष तभी सत्य होते हैं जब मुख्य पद सत्य हो। आगमन विधि सत्य मुख्य पदों की खोज निकालने की एक विधि है। आगमन तर्क प्रणाली में मनुष्य उन दृष्टांतों का संग्रह करता है जिनकी सहायता से वह सामान्यीकरण कर सके। वैज्ञानिक विधि। ज्ञान प्राप्त करने की उपयुक्त विधियां मनुष्य के क्रमिक विकास की कड़ियां हैं। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता गया उसने क्रमोत्तर में अच्छी विधियां खोज निकाली। ज्ञान प्राप्ति करने की सबसे अच्छी विधि इस समय वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी सहायता से हम इस विधि को समझ सकते हैं एवं उपयोग कर सकते हैं।
इसकी विशेषताओं में वस्तुगतता, आत्म संशोधनीयता और परिकल्पना का प्रयोग भी है। ज्ञान संबंधी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या यह आती है कि जो हमें प्राप्त होता है उसकी सत्यता का निर्णय तथा परीक्षा कैसे की जाए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह ज्ञान सत्य है, परंतु इसका उत्तर देने से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि सत्यता क्या है। हमने ज्ञान की संभावनाओं के संबंध में कहा है कि अज्ञेयवादी तथा संशयवादी तो यह मत रखते हैं कि ज्ञान के संबंध में सत्यता की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि इसको प्राप्त करना असंभव है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि सत्यता की परीक्षा कैसे की जाए। सत्यता की परीक्षा के संबंध में दार्शनिक 3 सिद्धांतों का वर्णन करते हैं: संवाद सिद्धांत, सशक्तता सिद्धांत, संवाद सिद्धांत, संशक्तता सिद्धांत, व्यवहारिकता सिद्धांत। संवाद सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सत्य विचार तथा उस वस्तु में जिसका वह विचार है कि यह उनके आपसी संवाद पर निर्भर है। तथ्यों को हम सत्य या असत्य नहीं कहते, किंतु तथ्य तो जैसे हैं वैसे ही हैं। संशक्तता सिद्धांत, इस सिद्धांत का आधार यह है कि यदि मनुष्य का ज्ञान उसके प्रत्ययों तक ही सीमित है और हम उसकी तथ्यों के साथ अनुरूपता की परीक्षा नहीं कर सकते, तो सत्यता को परखने के लिए हमें यह देखना होगा कि तथ्यों के संबंध में जो एक कथन है वह दूसरे कथन जिसको हम सत्य मानते हैं उसकी संगति करता है। व्यवहारिकता का सिद्धांत, व्यवहारवादी ऊपर से दोनों सिद्धांतों को नहीं मानते, वह सत्यता को परिवर्तनशील मानते हैं। सत्य समय तथा स्थान के साथ बदलता रहता है। वह कहते हैं कि सत्य हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और इसके लिए ही उपयोगी है, हमारे व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है और इसके लिए ही उपयोगी है। हमें तीनों सिद्धांतों से पता चलता है कि वे परस्पर विरोधी नहीं हैं और इसके साथ साथ अपने आप में पूर्ण हैं। ये प्रश्न आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए और पिछला पेपर आपका कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध के कई सारे प्रश्न पड़े हुए हैं जो कि विस्तृत उत्तरीय हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।